Assalamu alaikum. Students, we are here with MCQs of economics, getting prepared for Sindh Public Service Commission exams. Students, let us see. इसमें एक सवाल दिया है कि एक्चुअल प्राइस इन द मार्केट फॉर ए कमोडिटी इज अबव द मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस. एक्चुअल प्राइस इन द मार्केट फॉर ए कमोडिटी इज अबव द मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस. तो ऐसी प्राइस क्या होगी? तो इसमें क्वांटिटी डिमांडेड बड़ी होगी या क्वांटिटी सप्लाइड ज़्यादा होगी. ज़ाहिर है अगर क्वांटिटी किसी भी कमोडिटी की प्राइस एक्चुअल प्राइस बड़ी होती है, बढ़ा देते हैं तो उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी. क्वांटिटी सप्लाइड जो है एक्सीड्स द क्वांटिटी डिमांडेड. ओके स्टूडेंट्स, ये ऑलरेडी आप सप्लाई एंड डिमांड लॉ से ऑलरेडी आप वाकिफ होंगे. तो इसी तरह मार्केट सरप्लस अकर्स इफ द क्वांटिटी. मार्केट सरप्लस तब होता है जब डिमांड लेस हो, क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन क्वांटिटी सप्लाइड. सप्लाइड अगर ज़्यादा हो और क्वांटिटी सप्लाइड ज़्यादा हो, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो तो मार्केट सरप्लस होगा. अगर क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा हो और क्वांटिटी सप्लाइड कम हो तो मार्केट शॉर्टेज होगा. तो इस तरह मार्केट सरप्लस अकर्स व्हेन इक्विलिब्रियम. ये होगा कब? जब इक्विलिब्रियम प्राइस इज बिलो द एक्चुअल प्राइस. इक्विलिब्रियम प्राइस अगर बिलो हो एक्चुअल प्राइस के तो मार्केट सरप्लस में होगी, क्योंकि सप्लाई जो है इक्विलिब्रियम प्राइस इज़ बिलो द एक्चुअल प्राइस. इसका मतलब एक्चुअल प्राइस इक्विलिब्रियम से अबव होगी. इक्विलिब्रियम से अबव होगी तो शॉर्टेज ये आपके पास सरप्लस में जाएगी, क्योंकि प्राइस ज़्यादा होने की वजह से सप्लाई बढ़ जाएगी. और जब सप्लाई बढ़ेगी तो इतनी डिमांड नहीं होगी तो ये मार्केट सरप्लस में चली जाएगी. फिर फर्दर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इफ़ द क्वांटिटी अवेलेबल इन द मार्केट. This question, quantity available housing in the commodity is greater than quantity of houses demanded. तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी एग्जिस्टिंग प्राइस इज़ अबव द मार्केट इक्विलिब्रियम, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल हाउसिंग यानी क्वांटिटी सप्लाइड हाउसिंग की जो क्वांटिटी सप्लाइड थी वो ग्रेटर देन क्वांटिटी ऑफ हाउसेस डिमांडेड है. यानी क्वांटिटी सप्लाइड इज़ ग्रेटर देन क्वांटिटी डिमांडेड. तो ये कौन सी कंडीशन होती है? इसका मतलब ये रहा कि एक्चुअल प्राइस इज़ अबव द मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस. स्टूडेंट्स, मिनिमम प्राइस ये बहुत अहम सवाल है. ये बहुत तकरीबन दफ़ा ये आता रहता है कमीशन के एग्ज़ाम्स में, और सवालात तकरीबन वही दिए जाते हैं जिनमें अक्सर औकात स्टूडेंट्स जाके कंफ्यूज होते हैं, या कहीं गड़बड़ कर बैठते हैं, या कहीं पज़ल हो जाते हैं, या कहीं पज़ल होने के चांसेस मौजूद हों, या कहीं डीप कंसेप्ट मौजूद हो. तो इस तरह के सवालात जो है वो एग्ज़ामिनर देना ज़्यादा पसंद करता है, जिसके ज़रिए जल्दी स्टूडेंट की जो है वो स्कोर लेवल, उसकी परसेप्शन, उसकी डेप्थ, उसकी इंसाइट ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज जो है वो चेक की जा सके. तो कहते हैं मिनिमम प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस. इक्विलिब्रियम प्राइस से जो मिनिमम प्राइस सेट की जाए, किन चीज़ों की प्राइसेस बिलफर्स अगर बढ़ जाती है या बढ़ने का ख़दशा हो तो इस केस में गवर्नमेंट इंटरवीन्स. और गवर्नमेंट की इंटरवेंशन से सपोज़ करें प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी तो आपने उसको कुछ मार्जिन दिया बढ़ने का, लेकिन जो मार्जिन बढ़ने का आपने दिया वो मिनिमम पर आपने रखा. मिनिमम प्राइस आपने सेट की अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस. उसकी जो इक्विलिब्रियम प्राइस ये थी, अब इस इक्विलिब्रियम प्राइस से आपने थोड़ा इसको जो है वो अलो किया बढ़ने के लिए. तो मतलब ज़्यादा इस प्राइस को अलो नहीं किया,
इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर जाए, लेकिन आपने उसकी एक मिनिमम सेट की, उस मिनिमम पर आपने इसको अलो किया है, तो इस प्राइस को हम नाम देते हैं प्राइस फ्लोर। इसे क्या कहा जाता है? प्राइस फ्लोर। यानी प्राइस फ्लोर वो प्राइस जो कि मिनिमम मतलब प्राइस अबो द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम से अबो होगी, इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे नहीं होगी। लेकिन आपने एक यानी गवर्नमेंट एक रेगुलेशन जो है वो कायम करती है या एक रिट कायम करती है या प्राइस को कंट्रोल करने के लिए कि इक्विलिब्रियम से आप ऊपर जाएं, लेकिन उसकी मिनिमम लेवल ये है कि मिनिमम ऊपर इतना हो, इससे ज़्यादा आप ऊपर नहीं जा सकते। तो इसको मतलब ये ख़ास तौर पे इट इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट द राइज ऑफ प्राइस, फर्दर राइज ऑफ प्राइस, यानी प्राइस को फर्दर बढ़ने से रोकने के लिए जो है वो इस्तेमाल में ये टर्म हम लाते हैं। इसको आप नाम देते हैं प्राइस फ्लोर। यानी प्राइस फ्लोर इज़ द प्राइस, मिनिमम प्राइस सेट अबोव द इक्विलिब्रियम प्राइस। और इसके कॉन्ट्रास्ट में एक दूसरी प्राइस आती है जिसको हम प्राइस सीलिंग कहेंगे। ये भी हम समझते चलें ताकि आगे आने वाले सवाल में आप इजीली जो है चूज़ कर लीजिएगा। तो उसमें ये कि आप मैक्सिमम प्राइस सेट, यहाँ अबो था, अब आप क्या लिखेंगे? बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। मैक्सिमम प्राइस सेट बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, इसको आप प्राइस सीलिंग कहेंगे। यानी प्राइस सीलिंग क्या होगी? आपके पास ये सप्लाई डिमांड और ये सप्लाई के कर्व्स हैं और ये आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस है, और आप क्या कह रहे हैं कि मैक्सिमम प्राइस बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस ये थी, इक्विलिब्रियम प्राइस ये थी, अब इससे नीचे आप नीचे आए हैं, प्राइस आपने कम की है, लेकिन कितनी कम की है? मैक्सिमम प्राइस सेट बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। यानी मैक्सिमम का मतलब उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते, यानी यहाँ पर भी आपने लिमिट लगाई है। यहाँ पर कौन सी लिमिट लगाई है? कि प्राइस राइज ना हो। यहाँ पर आपने यू इंटेंट टू प्रिवेंट द राइज, फर्दर राइज ऑफ प्राइस। और इसमें प्राइस फ्लोर में आप क्या कर रहे थे? प्रिवेंशन कौन सा था आपका? कि टू फर्दर प्रिवेंट टू फर्दर फॉल ऑफ प्राइस, यानी फर्दर प्राइस उससे नीचे ना आए, और प्राइस सीलिंग में फर्दर इससे प्राइस ऊपर न जाए। तो ये आपने इसके टर्म जहन में रखने होंगे कि प्राइस फ्लोर मिनिमम प्राइस सेट अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, और प्राइस सीलिंग मैक्सिमम प्राइस सेट बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। और जब मैक्सिमम प्राइस मिनिमम प्राइस सेट अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस की बात करेंगे तो उस वक्त आप मार्केट में सरप्लस में जा रहे होंगे, आपके पास मार्केट सरप्लस होगा। लेकिन प्राइस सीलिंग के हवाले से जो टर्म आपके सामने आएगा वो क्या होगा कि आपने मैक्सिमम प्राइस जो है वो सेटल की है, तो उसकी वजह से आपके पास डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, और फिर नतीजा क्या निकलेगा कि आपके पास शॉर्टेज हो जाएगी कमोडिटीज़ की, या इसको मार्केट शॉर्टेज का नाम दे सकते हैं आप। तो इस तरह फिर फर्दर इस पर डिटेल्ड हम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, इन कॉम्पिटिटिव मार्केट इफ़ देयर शुड बी ए शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट एट ए गिवन प्राइस, तो इसका मतलब ये रहा कि बायर विल ड्राइव द प्राइस अप। यानी शॉर्टेज हो रहा है तो उसका मतलब बायर प्राइस क्या कर रहा है? अप कर रहा है, यानी बायर इज़ विलिंग टू पे मोर। तो इसका मतलब ये रहा कि आपके पास कॉम्पिटिटिव मार्केट है, बावजूद उसके देयर शुड बी ए शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट एट ए गिवन प्राइस। तो ये कौन सी प्राइस होगी? बायर विल ड्राइव द प्राइस अप। तो इस तरह ये हमारा
फिर नेक्स्ट स्टूडेंट्स टॉपिक होगा students market shortage occurs if the quantity market shortage occurs if the quantity demanded is greater than quantity supplied. शॉर्टेज का मतलब ही क्या रहा, डिमांडेड क्वांटिटी जो हो ज़्यादा हो और सप्लाइड कम हो तो शॉर्टेज कहलाई जाएगी. एंड मार्केट सरप्लस में आप फिर क्या कहेंगे, क्वांटिटी सप्लाइड इज़ ग्रेटर देन क्वांटिटी डिमांडेड, ये ऑप्शन होगा. तो नेक्स्ट में इफ़ एक्चुअल प्राइस फॉर द कमोडिटी इज़ बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, एक्चुअल प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से अगर बिलो है तो उसका मतलब क्वांटिटी डिमांडेड एक्सीड्स, क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइस कम होगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो क्वांटिटी डिमांडेड एक्सीड्स द क्वांटिटी सप्लाइड. स्टूडेंट्स क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल हाउसिंग इन ए कम्युनिटी इज लेस देन क्वांटिटी ऑफ हाउसेस डिमांडेड. तो इसका मतलब ये रहा कि इसकी एग्जिस्टिंग प्राइस इज़ बिलो द मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है कि अवेलेबल हाउसिंग यानी क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल हाउसिंग का मतलब क्वांटिटी ऑफ सप्लाइड फॉर हाउसिंग इज़ लेस, यानी क्वांटिटी सप्लाइड इज़ लेस देन क्वांटिटी डिमांडेड. तो इसका मतलब कि इसकी प्राइस इज़ बिलो द मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी डिमांड इसकी ज़्यादा है. मार्केट शॉर्टेज अकर्स व्हेन इक्विलिब्रियम प्राइस इज़ बिलो द एक्चुअल प्राइस, ये पीछे हम कर चुके. मैक्सिमम प्राइस इज सेट बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, तो इसको हम प्राइस सीलिंग का नाम देते हैं. मैक्सिमम प्राइस बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस जो आप सेट कर रहे हैं इसको आप मैक्सिमम, ये पिछले टॉपिक में हम कर चुके. तो माय बेस्ट स्टूडेंट्स, होप यू विल बी अंडरस्टैंडिंग. इस तरह हम फिर चलते हैं. मार्केट शॉर्टेज अकर्स इफ क्वांटिटी, ये भी हम कर चुके हैं. इफ क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन क्वांटिटी सप्लाइड. एक्चुअल प्राइस, ये भी हम कर चुके. तो स्टूडेंट्स ये हम पेज कर चुके हैं. हम चलते हैं फर्दर नेक्स्ट टॉपिक पर. सॉरी स्टूडेंट्स, आपको ओके. सप्लाई एंड डिमांड शेड्यूल्स फॉर ए गुड ये गिवन है. इफ देयर वर इंक्रीज इन डिमांड बाय 50 यूनिट्स, equilibrium price and quantity would be dash and dash respectively. If there were an increase in demand by 50 units. स्टूडेंट्स इसमें कुछ टेबल एक दी हुई है जो प्रीवियस में, जिसके वेरिएबल्स मैंने यहाँ पर लिख दी हैं. क्यू नॉट इसने दिया है, बल्कि क्वांटिटी डिमांड दी है 200 and quantity supply 250 and 50 यूनिट्स इंक्रीज हुए हैं. तो ये क्या कहता है, सप्लाई एंड डिमांड शेड्यूल्स फॉर ए गुड इफ देयर वर एन इंक्रीज इन डिमांड बाय 50 यूनिट्स. 50 यूनिट्स अगर डिमांड के बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाई आपको कितनी दे रहा है, क्वांटिटी डिमांड 200 यूनिट्स एंड क्वांटिटी सप्लाई आपको 250 यूनिट्स दे रहा है. तो उसका मतलब शॉर्टेज एक्सेस आपके पास सप्लाई आ रही है कितनी, 50 यूनिट्स की. और इसमें यहाँ पर सवाल जो इसने दिया है वो आपसे क्वांटिटी पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम प्राइस कितनी होगी एंड क्वांटिटी वुड बी डैश एंड डैश इन यूनिट्स.
ओके, तो स्टूडेंट्स इसमें जो उसने वेरिएबल्स डेटा में दिए हैं वो अभी शायद इसके अंदर कुछ मिसिंग है, डेटा मुकम्मल नहीं दी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देयर वर इफ़ देयर वर ए डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ 100 यूनिट्स, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी वुड बी डैश एंड डैश। इसमें क्वांटिटी ऑफ सप्लाई 260 यूनिट दे रहा है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड 160 यूनिट्स दे रहा है। तो शार्टेज कितनी बनी 100 यूनिट्स की। और फिर आपसे कह रहा है इफ़ देयर वाज ए डिक्रीज इन सप्लाई बाय 100 यूनिट्स, अगर सप्लाई 100 यूनिट्स की डिक्रीज़ हो जाए, सप्लाई 100 यूनिट्स डिक्रीज़ हो जाए तो जो है इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगी। इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी वुड बी डैश एंड डैश। तो स्टूडेंट्स सप्लाई में डिक्रीज़ दे रहा है, यानी सप्लाई इसने जो दी है आपको एग्जिस्टिंग सप्लाई 260 यूनिट्स दी है। स्टूडेंट्स तो इसमें क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इसने दी है और ये इसकी जो शेड्यूल दिया हुआ था जो कि इसमें मेंशन नहीं किया गया है, कॉपी में नहीं आया। तो अब सिंपल ये कि क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इसने दी है और क्वांटिटी ऑफ डिमांड भी जो दे दी है। और इसने यहाँ सवाल में आपसे ये पूछा है कि इफ़ सप्लाई इज डिक्रीज्ड बाय 100 यूनिट्स, यानी आप 100 यूनिट्स सप्लाई 260 यूनिट्स थी जबकि डिमांड 160 यूनिट्स थी और ये सप्लाई को 100 यूनिट्स डिक्रीज़ कर रहा है। तो न्यू जो सप्लाई होगी 160 यूनिट्स हो जाएगी और डिमांड भी 160 यूनिट्स हो जाएगी। तो ये इक्विलिब्रियम दोनों बराबर हो जाएंगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बन जाएगी 160 यूनिट्स। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो इसका आखिरी ई है और ये प्राइस इसके वर्सेस में ऑलरेडी टेबल में गिवन थी 4 रुपीज़। तो इस तरह आप डिफरेंशियल में जो टेबल को देखकर उसमें आप ये देखेंगे कि दोनों सप्लाई और क्वांटिटी डिमांड से दोनों बराबर जहाँ हो इक्वेट हो जाए तो उस पर आप इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो डिटरमिन करेंगे। इसी तरह बाद में उसके वर्सेस में जो प्राइस शेड्यूल में दी हुई होगी वो निकालेंगे। तो इसी तरह स्टूडेंट्स इसमें नेक्स्ट में कहते हैं सप्लाई एंड डिमांड शेड्यूल जो दिया हुआ है टेबल के अंदर। इफ़ प्राइस वर फिक्स्ड बाय लॉ एट 2 रुपीज़ देयर वुड बी डैश। तो इसने भी यहाँ पर सप्लाई जो दी है आपको इस केस में 200 यूनिट्स सप्लाई दी है और डिमांड 260 यूनिट्स दी है। तो डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो शार्टेज 60 यूनिट्स की बनी। तो 60 यूनिट्स की शार्टेज बनी है तो ये आपके पास ए करेक्ट इसका ऑप्शन होगा, शार्टेज ऑफ 60 यूनिट्स, क्योंकि डिमांड सप्लाई आपकी कम है डिमांड ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह फिर नेक्स्ट सवाल है इंक्रीज इन डिमांड विद द चेंज इन सप्लाई विल लीड डैश टू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही अहम सवाल है और ज़रा थोड़ा गौर से आप सुनेंगे समझेंगे तो बिल्कुल सिंपल है कि अगर आप ये पर्टिकुलरली सप्लाई शिफ्ट इन सप्लाई एंड शिफ्ट इन डिमांड्स की बात कर रहा है कि इंक्रीज़ इन डिमांड, जब भी इंक्रीज़ इन डिमांड की बात हो रही है, इंक्रीज़ इन क्वांटिटी डिमांडेड अलग चीज़ होती है और इंक्रीज़ इन खाली डिमांड की मतलब शिफ्ट इन डिमांड। तो ये कह रहा है यहाँ पर इंक्रीज़ इन डिमांड विद द चेंज इन सप्लाई विल लीड डैश टू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस। सपोज करें ये आपकी सप्लाई का कर्व था और ये डिमांड D1 और शिफ्ट हुआ है टू डिमांड D2। अब आपके पास पहली जो प्राइस थी
फर्स्ट जो प्राइस थी ये थी P1 और अब जो नेक्स्ट आपकी प्राइस है वो P2 होगी। तो ये आप देख रहे हैं ये P1 ज़्यादा है, P2 कम है और यानी प्राइस क्या हुई है, रिड्यूस, इक्विलिब्रियम प्राइस रिड्यूस हुई है। और अगर आप क्या कर रहे हैं, आपके पास अपवर्ड में शिफ्ट हुआ है डिमांड का, तो डिमांड अपवर्ड शिफ्ट हुई है, राइट वर्ड शिफ्ट हुई है, तो इस केस में आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ेगी और क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हुई है तो इस केस में आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइस भी कम होगी और फिर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कम होगी। तो स्टूडेंट्स इसमें इंक्रीज ए का ऑप्शन एन इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस का ऑप्शन ए गिवन है एंड बी है इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस। तो ये आपने जो है इसको देखना होगा कि कौन सा आपके पास करेक्ट आना चाहिए या होना चाहिए। तो वेरी सिंपल, ये चार्ट भी आप देख लें कि और सवाल को एक दफ़ा फिर पढ़ लें। इंक्रीज इन डिमांड विथ नो चेंज इन सप्लाई, सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ रही, विथ नो चेंज इन सप्लाई, लेकिन डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। डिमांड इंक्रीज़ हो रही है यानी आप लेफ़्ट वर्ड मूव कर रहे हैं, यानी आपकी डिमांड शिफ्ट हो रही है लेफ़्ट वर्ड। डिमांड जब लेफ़्ट वर्ड शिफ्ट होगी तो इंक्रीज़ इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इंक्रीज़ इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, यानी आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स इसी तरह फिर एन इंक्रीज़ इन सप्लाई, यानी यहाँ पर भी शिफ्ट इन सप्लाई की बात कर रहा है विथ नो चेंज इन डिमांड, यानी डिमांड इज़ कांस्टेंट। तो इस केस में आप जो इसका ग्राफ लेंगे, यानी वेरी सिंपल, जो आपका ग्राफ होना चाहिए वो कुछ यूँ होगा, यानी नो चेंज इन डिमांड, डिमांड कांस्टेंट है लेकिन आपके पास शिफ्ट क्या हुई है, सप्लाई हुई है। अब सप्लाई लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हुई है यानी इंक्रीज़ हुई है, अगर राइट वर्ड शिफ्ट होगी तो उसका मतलब डिक्रीज़ होगी। राइट वर्ड शिफ्ट हुई है यानी इंक्रीज़ हुई है, और ये अगर बैकवर्ड में हम यूँ जाएं तो ये डिक्रीज़ की बात होगी। तो ये आपके पास सवाल में क्या कह रहे हैं, इसको एक दफ़ा फिर देखें। कहते हैं इंक्रीज इन सप्लाई विथ नो चेंज इन डिमांड, डिमांड कांस्टेंट है, विल लीड टू डैश इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इंक्रीज इन सप्लाई से आपकी प्राइस में क्या आएगी, इक्विलिब्रियम प्राइस पहले वाली ज़्यादा होगी और अब इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस कम हो जाएगी, इक्विलिब्रियम प्राइस कम होगी। तो ये सप्लाई का कर्व था। अब आप देखिए कि ये सप्लाई S1 था, अब आपकी जो सप्लाई है वो S2 है, तो चेंज आई है इसमें, सप्लाई आप लेफ्ट राइट वर्ड शिफ्ट हुए हैं। तो अब आपकी जो करंट प्रीवियस जो आपकी क्वांटिटी इक्विलिब्रियम थी वो ये थी और प्राइस ये थी, लेकिन अब जो आपकी क्वांटिटी और प्राइस में चेंज आई है, आपकी क्वांटिटी इक्विलिब्रियम भी बढ़ी है और प्राइस कम हुई है, यानी प्राइस इज़ क्या, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज़ डिक्रीज्ड, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज़ इंक्रीज्ड एंड प्राइस इज़ डिक्रीज्ड। तो इसमें ये देख रहे हैं प्राइस डिक्रीज़ हुई है और क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई है। तो ये ऑप्शन आपने जो चूज़ करना होगा। ये इसमें सिंबल्स भी मैंने बना के रखी हैं, सिंबल्स को भी सामने रखकर आप जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहले ग्राफ को नोट करें, ग्राफ के ज़रिए बेहतरीन तरीके से आप इजीली करेक्ट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इंक्रीज़ आएगा, और जबकि
इक्विलिब्रियम प्राइस में डिक्रीज आएगा, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसमें रेस्पेक्टिवली आपने शो करना होता है, तो ये भी नहीं कि आप पहले और दूसरे का ख्याल न करें, यानी तरतीब से पहली क्या चीज़ इसने मांगी है तो उसका आपने ख्याल रखना होगा। तो इसी तरह माय स्टूडेंट्स, होप दैट यू विल बी हेयर टू टेक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, और उम्मीद है कि मैं इससे ज़्यादा टेक्निकल आपको बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स में भी और इकोनॉमेट्रिक्स में भी एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो की बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें समझी जाती हैं उनको हम डिस्कस करते जाएंगे, और आप इंशाल्लाह जो इतनी इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी हुई थी वो उससे कहीं ज़्यादा आप इनरिच हो सकेंगे। उम्मीद है आप मुझे फॉलो करेंगे, मेरी वीडियो देखें, सब्सक्राइब लाजमी करें, लाइक भी करें, तो ये आपका ज़र्फ़ होगा। और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फर्दर नेक्स्ट वीडियो में